हमारे पास अरेंजमेंट है थॉमसन मॉडल, वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल। एटम कैसा दिखेगा इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले थॉमसन ने जे थॉमसन ने मॉडल दिया। जे थॉमसन ने क्या कहा? जे थॉमसन इन्होंने एटम को एक्सप्लेन करने के लिए मॉडल दिया जिसको हम थॉमसन मॉडल कहते हैं। इन्होंने कहा एटम वाटरमेलन जैसा है। ये इस तरह का वाटरमेलन हमने माना, इस तरह से ये हमने वाटरमेलन काट लिया, इस तरह का ये वाटरमेलन हो गया। अब इस वाटरमेलन में अब समझो ये रेड हिस्सा है। उसने कहा जो रेड हिस्सा होता है वाटरमेलन में वो पूरा फैला होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो वैसे ही पॉजिटिव चार्ज, जिसको आजकल हम कहते हैं प्रोटॉन, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पूरे में फैला होता है। तो पॉजिटिव चार्ज इस तरह से एटम के अंदर पूरे में फैला होता है। जैसे तरबूज के अंदर, वाटरमेलन के अंदर रेड हिस्सा फैला होता है। जैसे वाटरमेलन में सीड धसे होते हैं, जगह जगह पे सीड धसे होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, वैसे ही एटम में पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड होता है। इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन पॉजिटिव चार्ज। एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है उसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं, धसे होते हैं, ऐसा थॉमसन ने कहा। इसका मतलब यह हुआ जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। एटम न्यूट्रल होता है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज हमेशा इक्वल होता है नेगेटिव चार्ज के। थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम न्यूट्रल है, स्फेरिकल शेप का है। एटम का जो शेप है वो स्फेरिकल है, स्फेरिकल शेप का एटम होता है और वो न्यूट्रल होता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं, तभी ये न्यूट्रल हो सकता है। और इसका जो साइज है, साइज ऑफ एटम 10⁻⁻8 सेंटीमीटर अप्रोक्स में माना गया। थॉमसन ने इसका साइज एटम का 10⁻⁻8 सेंटीमीटर माना। अब यहां प्रॉब्लम क्या है? पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज साथ साथ रहेगा, एक प्लस और एक नेगेटिव चार्ज पास पास रहेगा, तो एक दूसरे को ये डिस्ट्रॉयड करेंगे। जबकि थॉमसन ने बोल तो दिया डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन डाल्टन ने कहा था कि एटम को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, एटम को क्रिएट नहीं किया जा सकता है। तो इसका मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज रहेगा तो एटम डिस्ट्रॉय हुआ इसके अकॉर्डिंग। जबकि डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ओके, तो इस तरह से डाल्टन की थ्योरी यहाँ फेल हो रही थी और थॉमसन ने जो कहा उसके अकॉर्डिंग ये डिस्ट्रॉय होना चाहिए। तो यहाँ हमारे अकॉर्डिंग बाद में पता चला कि एक प्लस और माइनस चार्ज एक साथ नहीं रहेंगे। अगर ये एक साथ रहेंगे तो एटम नष्ट हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं होता है। थॉमसन मॉडल के बाद रदरफोर्ड ने मॉडल दिया। रदरफोर्ड के मॉडल को शुरुआत में इन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। शुरुआत में इन्होंने मॉडल देने से पहले कि एटम दिखेगा कैसे, इन्होंने प्रैक्टिकल किया था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट।
अब बात आती है अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं। अल्फा पार्टिकल हम बोलते हैं ये होता है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, बताया था मैंने। इसको रिप्रेजेंट करते हैं He+2 से। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसे हम He+2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस पर +2 चार्ज है, +2 पॉजिटिव का +2 चार्ज होता है। इसका मास प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स और इस अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज से 2 टाइम्स माना गया है। ओके, ये हमको समझ में आ रहा है। अब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था? रदरफोर्ड ने एक प्रैक्टिकल किया और उस प्रैक्टिकल में इस तरह का सेटअप बनाया। इन्होंने एक, ध्यान से समझो, एक गोल्ड की फॉइल ली, यहां एक गोल्ड की फॉइल रखी। गोल्ड फॉइल जो बहुत ही पतली, बहुत ही थिन फिल्म लेनी थी इनको, तो इन्होंने गोल्ड की फॉइल ली 10⁻⁻⁴ mm थिक। ये बहुत ही पतली मानी गई। गोल्ड की फॉइल ले ली। ओके, गोल्ड की फॉइल लेने का एक रीजन था, पतला साइज मिल जाएगा इसका, 10⁻⁴ mm थिकनेस मिल जाएगी, और गोल्ड हैवी मेटल है। ये एक हैवी मेटल है, डेंस न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, इसमें बहुत ही डेंस न्यूक्लियस होता है, हैवी मेटल है, ये समझो। अच्छा, फिर यहां इन्होंने एक रेडियो एक्टिव सोर्स रखा। रेडियो एक्टिव सोर्स लगाया और यहां से बम्बारमेंट कराई अल्फा पार्टिकल की। यहां से इन्होंने अल्फा पार्टिकल फेंके, अल्फा पार्टिकल यहां से इन्होंने भेजे, और पीछे की साइड में यहां इस तरह से इन्होंने इस तरह से एक स्क्रीन लगा दी। एक स्क्रीन यहां लगा दी जिस पर लेपिंग हो रही थी जिंक सल्फाइड की। इस पर लेपिंग हो रही है जिंक सल्फाइड की। जो भी पार्टिकल यहां टकराएगा वो तेजी से चमकेगा। तो इन्होंने देखा कुछ पार्टिकल तो इस तरह से सीधे जाके टकराए, कुछ पार्टिकल अपने रास्ते से डेविएट हो गए, और इन्होंने एक चीज और देखी, वो ये कि कुछ पार्टिकल ऐसे गए और इसी तरह से वापस लौट के भी आए। मतलब इस जगह पर भी इन्होंने चमक देखी, कुछ चमक यहाँ देखी, कुछ चमक मतलब इल्यूमिनेंस यहाँ देखा, यहाँ इल्यूमिनेंस देखा। तो इस प्रैक्टिकल के बेस पर इन्होंने, रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की सहायता से बाद में रदरफोर्ड मॉडल दिया। एटम कैसा दिखेगा इसको एक्सप्लेन किया। तो हम डिटेल में पढ़ते हैं प्रैक्टिकल के बारे में कि रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल क्या है? इसे अल्फा स्कैटरिंग मॉडल भी कहते हैं। जे थॉमसन ने सबसे पहले कंसेप्ट दिया था कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज साथ साथ होते हैं, जो फेल हो गया। लेकिन रदरफोर्ड ने कहा कि नहीं, पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, ऐसा रदरफोर्ड ने कहा। ये न्यूक्लियस हिस्सा है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन।
ये हमारे पास मेटल की एक प्लेट है, गोल्ड की, एक फिल्म ले ली हमने गोल्ड की, पतली फिल्म गोल्ड की ले लीजिए। सबसे पहला पॉइंट, गोल्ड की ही फिल्म क्यों ली गई है, गोल्ड की फिल्म क्यों ली गई? गोल्ड की पतली फिल्म लीजिए। एक तो ये पतली बनाई जा सकती है और इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा होगा, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा, आसानी से ये मेल्ट नहीं होगी। उस पर अल्फा पार्टिकल डाले जाएंगे। अल्फा पार्टिकल इस सोर्स से निकाले जाएंगे, इस सोर्स से अल्फा पार्टिकल बाहर निकलते हैं, यहां से इस होल के थ्रू अल्फा पार्टिकल बाहर निकलते हैं। अल्फा पार्टिकल से बाहर निकलेंगे ऐसे, और ये अल्फा पार्टिकल ये लेड की स्क्रीन है और ये इस गोल्ड की फॉइल से टकराएंगे। तो मोस्टली अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, देखो यहां पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में जाते हैं। 90% अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाते हैं। 90% अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाते हैं। कैसे जाते हैं? स्ट्रेट लाइन में जाते हैं। इससे इन्होंने ये रिजल्ट निकाला, अल्फा पार्टिकल जब स्ट्रेट लाइन में जाते हैं तो उसने कहा इसका मतलब है एटम अंदर से खोखला है, एम्प्टी है, इसीलिए ये रेज, अल्फा पार्टिकल की रेज स्ट्रेट लाइन में जा रही है। 90% स्ट्रेट लाइन में जाते हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल अपने पास से डेविएट हो जाते हैं, इस तरह से अपने पास से कुछ थीटा एंगल बनाते हुए अपने पास से मुड़ जाते हैं, अपने पास से मुड़ जाते हैं। कुछ ऐसा इसलिए होता है कि अल्फा पार्टिकल पर +2 चार्ज है और न्यूक्लियस पर चार्ज है पॉजिटिव। तो जैसे ये रे जैसे आई, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन हुआ और रिपल्सन की वजह से वो मुड़ गई, ऐसे करके मुड़ गई। तो कुछ अल्फा पार्टिकल थीटा एंगल बनाते हुए मुड़ जाते हैं। देखो ये आपके यहां ये इस तरह से यहां मुड़ गया, इस जगह पर आ जाएगा, यहां चला गया, कोई कहीं चला जाएगा। तो मोस्टली अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चलते हैं और कुछ अपने पास से मुड़ जाते हैं, कुछ अपने पास से मुड़ जाते हैं। इसे हम ये डिस्कस निकालते हैं, ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होता है और उसके चारों तरफ सेल होती हैं, उन सेलों में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। रदरफोर्ड ने कहा कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं। ये एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड का। अब एक छोटा सा पॉइंट हमको इसमें समझना है, वो क्या है उस पर थोड़ा ध्यान रखो। ये अल्फा पार्टिकल मोस्टली स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल आपको स्क्रीन पर इधर उधर भी दिखाई दे रहे होंगे और कुछ बैक में भी दिखाई दे रहे होंगे। कुछ अल्फा पार्टिकल इस जगह पर देखना, यहां इस जगह पर भी लौट के आएंगे। देखो आया, ऐसा क्यों? सबसे पहला पॉइंट, जब कोई अल्फा पार्टिकल यहां आएगा तो उसका रीजन क्या है?
पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस, और यहां से अल्फा पार्टिकल ऐसे टकराया और इसी से टकरा गया तो ये वापस लौट के आ जाता है। तो कुछ स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, कुछ अपने पास से डेविएट हो जाएंगे, और एक या दो अल्फा पार्टिकल अपने पास से जाएंगे और वैसे ही वापस लौट आते हैं। इससे यह प्रूव होता है कि न्यूक्लियस से टकराए हैं तो न्यूक्लियस बहुत ही रिजिड और हार्ड होता है। रदरफोर्ड ने जो पॉइंट कहे थे वो क्या है? उसने कहा कि जब हम अल्फा पार्टिकल He+2 को गोल्ड फॉइल पर, ये कौन सी फॉइल है? गोल्ड फॉइल पर डालते हैं। अल्फा पार्टिकल को जब हम गोल्ड फॉइल पर डालेंगे तो 90% अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चले जाएंगे। इसे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि एटम खोखला है, एम्प्टी है, हॉलो है। कुछ अल्फा पार्टिकल इस तरह से जाते हैं और इस तरह से कुछ एंगल बनाते हुए मुड़ जाते हैं। इससे उन्होंने रिजल्ट निकाला कि ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है और He+2 पर भी पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, इसलिए इस पॉजिटिव चार्ज को इस न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज ने रिपेल कर दिया। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे गए और ऐसे ही वापस टकरा के लौट आए। इससे उन्होंने रिजल्ट निकाला कि न्यूक्लियस बहुत ही हार्ड है, बहुत ही रिजिड है और सेंटर में पाया जाता है। सेंटर में पाया जाता है। डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। क्या डिफेक्ट है रदरफोर्ड मॉडल के? ये न्यूक्लियस है और ये सेल के, मान लो यहां इलेक्ट्रॉन है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस कहलाएगी। इस डिस्टेंस को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट डिस्टेंस क्या होगी। इस बात को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो आपको समझना है वो ये, इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। जैसे ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया और ये इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है सर्कुलर पाथ पर। इन्होंने कहा सर्कुलर पाथ पर घूमता है और साथ में कहा कि घूमते समय ये एनर्जी लॉस करता है, एनर्जी लॉस करता है। लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन घूमते समय एनर्जी लॉस करेगा तो उसकी एनर्जी लॉस होती जाएगी और वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करते हुए स्पाइरल पाथ को फॉलो करते हुए फाइनली एनर्जी कम होती जाएगी और वो पास आता जाएगा, न्यूक्लियस से खींचता रहेगा अपनी तरफ, न्यूक्लियस से खींचता रहेगा अपनी तरफ और एनर्जी लगातार लॉस हो रही है तो वो फाइनली न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। अगर न्यूक्लियस में आके ये इलेक्ट्रॉन ऐसे पास से होते हुए न्यूक्लियस में गिर गया तो प्लस माइनस डिस्ट्रॉय, मतलब ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन
कर पाया, ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक टॉपिक और समझना हमको। अगला, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या है। मान लो आपके पास ये न्यूक्लियस हिस्सा है, ये न्यूक्लियस है, और मैंने इसमें थोड़ी सी थिकनेस दिखा दी, ये आपकी थिकनेस हो गई, इतनी थिकनेस हो गई। अगर सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस मैंने r0 कही, और थिकनेस को माने, थिकनेस को भी काउंट कर लें तो ये डिस्टेंस r होगा। तो थिकनेस सहित न्यूक्लियस की रेडियस के बारे में बात करते हैं। तो r इज इक्वल टू r0 a की पावर 1/3 फॉर्मूला होता है। इस r0 की वैल्यू फिक्स होती है 1.33 इंटू 10 की पावर के 15 मीटर में, और ये हो गया a की पावर 1/3। तो r इज इक्वल टू 1.33 इंटू 10 की पावर -15 a की पावर 1/3। इस पर मैं दो न्यूमेरिकल समझाता हूं। पहला न्यूमेरिकल है आपका, ध्यान देना न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल है, अगर a की वैल्यू मुझे दियो 125 दे रखी है, मुझे a की वैल्यू 125 दे रखी है, ठीक है। तो चेक करिए क्या अरेंजमेंट आने वाला है। r इज इक्वल टू 1.33 10 की पावर के 15, a की वैल्यू 125 की पावर 1/3। 125 की पावर 1/3 कितना होगा? 5। तो r इज इक्वल टू 1.33 10 के 15 इंटू 5, इसका इंटू कर दीजिए तो 7 इंटू 10 की पावर के 15 मीटर के आसपास आ जाएगा। अगर मुझे a दिया हो तो मैं r निकाल सकता हूं, पहला। दूसरा क्वेश्चन, मुझे दो दिए हैं मेटल्स, एक का A1 दिया है और दूसरे का A2 दिया है। ये आपका 25 है, कुछ भी मान लीजिए, और ये आपका, इसको 75 मान लीजिए और उस पर 25 ऐसे। तो रेडियस का रेशियो क्या होगा? इसके लिए हम लिखेंगे R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, A1 अपॉन A2 की पावर 1/3। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, A1 की वैल्यू 75 और A2 की वैल्यू 25 की पावर 1/3। 25 3 75, तो रेशियो हो जाएगा 3 की पावर 1/3। इसे सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से हम A1 A2 दिया हो तो R1 और R2 का रेशियो निकाल सकते हैं। साइज ऑफ एटम से रिलेटेड क्या पॉइंट है ये, उस पर थोड़ा ध्यान लगाओ। साइज ऑफ एटम कितना होता है? 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। और साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है? 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। तो कितना बचा? 10 की पावर 5, 10 की पावर 5। तो साइज ऑफ एटम और साइज ऑफ न्यूक्लियस का रेशियो 10 की पावर 5 माना जाएगा। साइज ऑफ एटम इतना, साइज ऑफ न्यूक्लियस इतना, डिवाइड कर लीजिए। स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। मान लो आपके पास ये न्यूक्लियस है और अल्फा पार्टिकल ऐसे आए और ऐसे थीटा एंगल बनाते हुए मुड़ गए, तो ये थीटा एंगल हो गया। कितने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में गए उनकी संख्या मैंने कह दी है। तो n नंबर ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन sin
की पावर 4, ये फॉर्मूला है। तो n1 अपॉन n2 दो फॉर्मूले हो गए, ये उल्टा है तो उल्टा हो जाएगा, साइन थीटा 2 अपॉन 2 साइन थीटा 1 अपॉन 2 की पावर 4। क्या मतलब है इस लाइन का, वो हमको समझना है। मान के चलो आपके पास थीटा 1 है 90 डिग्री, दूसरा थीटा 2 है 120 डिग्री। इस समय पार्टिकल है 2, तो पार्टिकल कितने, सेकंड पार्टिकल कितने, तो n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू साइन थीटा 2 अपॉन 2 साइन थीटा 1 अपॉन 2 की पावर 4। ये हमारे पास फॉर्मूला है। n1 कितना है 2 अपॉन n2 निकालना है इज इक्वल टू साइन थीटा 2 120/2 60 हो गया, साइन थीटा 1 90 डिवाइड बाई 2 45 की पावर 4। साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन √2 की पावर 4। इसे सॉल्व करके हम क्या निकाल लेंगे, n2 की वैल्यू निकाली जा सकती है। इसे सॉल्व करके n2 की वैल्यू निकाली जा सकती है। यहां आपको एक पॉइंट समझना है, ये न्यूक्लियस है और ये इसके सेंटर से पास होने वाली मीन पोजीशन। अब मान लो कोई अल्फा पार्टिकल He+2 पार्टिकल यहां से ऐसे पास किया, हमने जाना चाहिए था डॉट डॉट करके इस तरह से, लेकिन ये पार्टिकल जब न्यूक्लियस के पास से पास हुआ तो इस तरह से ये स्कैटरिंग में आ गया, इस तरह से ये स्कैटर्ड हो गया, तो ये गया स्कैटरिंग में, डिफ्लेक्ट हो गया, रिपेल हो गया। ओके, तो मीन पोजीशन से कितना डेविएट हुआ, मीन पोजीशन से ये जो डेविएशन है उसे हम बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इंपैक्ट पैरामीटर कह सकते हैं इसको। ओके, अब इस बी को, इसको हमने रिप्रेजेंट किया बी से, इंपैक्ट पैरामीटर। इसका क्या मतलब है, बी जितना लेस होगा, बी की वैल्यू जितनी कम होगी, इसका मतलब जितना ये कम होगा उतना ही ये न्यूक्लियस के पास से जा रहा होगा पार्टिकल। बी की वैल्यू जितनी कम होगी मीन पोजीशन से, इसका मतलब ये डिस्टेंस कम है, इसका मतलब ये पार्टिकल न्यूक्लियस के उतना ही क्लोज पास हुआ है। तो बी कम है, इसका मतलब है अल्फा पार्टिकल पास नियर, अल्फा पार्टिकल पास नियर द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस से उतना ही पास से पास हुआ है, बहुत ही क्लोजली यहां से गुजर के गया है ये। अच्छा, अब ध्यान रखना, जब ये पास से गुजरेगा, जब ये पास से गुजरेगा तो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज का He+2 पर क्या होगा, रिपल्सन। जितना ये क्लोजली गुजरेगा यहां से उतना ज्यादा रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन ज्यादा होगा, उसकी स्कैटरिंग भी ज्यादा हो जाएगी, स्कैटरिंग मोड, रिपल्सन ज्यादा होगा जब ये ज्यादा क्लोजली पास होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला है B=, फिजिक्स का फॉर्मूला रटना पड़ेगा आपको, ZE² cot θ/2 अपॉन 4πε0 और 1/2 mv², ये B का फॉर्मूला है। अब डायरेक्ट याद कर लो, डेरिवेशन नहीं सिखाते इसका। B जो है वो डिपेंड कर रहा है थीटा पर, किस तरह से, ये थीटा एंगल हो गया, तो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cot θ/2। थीटा एंगल जितना कम होगा B उतना कम होगा,
ये एंगल जितना कम होगा बी भी उतना ही कम होगा, और बी जितना कम होगा इसका मतलब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोजली रहा होगा, वहां से ज्यादा पास से गुजरा होगा। ओके, अगर बी की वैल्यू हम चेक करना चाहें, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री माने तो बी इज इक्वल टू 0, कॉट 90 की वैल्यू 0 होती है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया, थीटा 180 डिग्री का है तो बी में 0 का डिफ्लेक्शन आया, बी 0 आएगा, मतलब वो डिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ होगा। आ रहा है इतना समझ में? अगला एक पॉइंट और क्लियर करना है, इसमें ध्यान से सुनना। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, मान लो ये आपका है एक पार्टिकल, ये कोई एटम है, इस एटम का जो चार्ज है न्यूक्लियस का, ये न्यूक्लियस, ये आपका एटम और न्यूक्लियस का चार्ज मैंने माना Q2 बराबर Z इंटू ई। जेड है एटॉमिक नंबर, जेड है यहां एटॉमिक नंबर, और ई की वैल्यू होती है 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ओके, यहां एक अल्फा पार्टिकल को भेजा गया इसकी तरफ, ऐसे यहाँ के ये रिपेल होना शुरू हो जाएगा, तो रिपेल की वजह से ये यहाँ रुक गया। पहले यहाँ ये रेस्ट में था, फिर ये मोशन में आया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आई, और ऐसे चलता गया, यहाँ के ये रुक गया, स्टॉप हो गया रिपल्सन की वजह से, रिपेल हुआ जिसकी वजह से रुक गया। मतलब यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, ये यहाँ रुक गया और इसकी एनर्जी आ गई पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ मैं चार्ज कहता हूँ Q1 अल्फा पार्टिकल का 2 इंटू ई। ओके, अब ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया, अब बात आती है पोटेंशियल एनर्जी की। फिजिक्स में एक फॉर्मूला होता है, Q1 चार्ज Q2 चार्ज से एक डिस्टेंस r पर रखा है, मान लो r0 पे रखा है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है फिजिक्स में, किसमें? फिजिक्स में। आपको डायरेक्ट याद रखना होगा, 9 इंटू 10 की पावर 9 चार्ज Q1 चार्ज Q2 अपॉन R0, तो ये फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का। इस वैल्यू को मैं यहाँ रखूंगा, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 माना मैंने 2E, तो 2E, Q2 मैंने माना ZE, तो ZE अपॉन डिस्टेंस हो गई R0। ये डिस्टेंस न्यूक्लियस से यहाँ तक की डिस्टेंस को मैंने नाम दिया R0, तो ये R0 डिस्टेंस के साथ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। ओके, इस पर मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है क्या, उसको फोकस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास यहाँ एक क्वेश्चन है, अल्फा पार्टिकल ऑफ 10 मेगावोल्ट एनर्जी collides head on with copper nucleus जिसका एटॉमिक नंबर 29 है, एंड रिटर्न ऑन इट्स ओरिजिनल वे द साइज ऑफ न्यूक्लियस। आपको यहाँ काइनेटिक एनर्जी दी है 10 मेगावोल्ट एनर्जी, इसको कन्वर्ट कर लो जूल में। 10 मेगा को बोलते हैं 10 की पावर 6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 10 की पावर माइनस के 19 जूल। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 जूल। जेड की वैल्यू दी है 29। इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखो, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पे लिखोगे 10 इंटू 10 की पावर 6 1.6 10 की पावर माइनस के 19 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 9 इंटू 10 की पावर 9 2 इंटू ई का स्क्वायर एक साथ लिख लेंगे, जेड की वैल्यू 29 और ई की वैल्यू है 1.6
10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर अपॉन R0। यहां से क्या निकालोगे आप? R0 साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस आ जाएगा।